हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, यानी किसी लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है ना। तो जैसा कि हम लोग कल वेदरिंग के बारे में पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, तो आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस हैव देयर एक्शंस ऑन द अर्थ materials making up the surface of the earth geomorphic agent like running water ground wind glacier waves perform erosion। तो कहा जा रहा है कि जैसे जब वेदरिंग होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो नए नए लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है, इट इज ऑलरेडी नोन टू इरोजन का जो चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा है कि ऐसा हम लोग को पहले से ही पता है कि इरोजन के कारण अर्थ के सरफेस पर चेंजेज होते हैं। इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन भी होता है ना, डिपोजिशन फॉलोज इरोजन, इरोजन के बाद डिपोजिशन होता है, मतलब इरोजन और डिपोजिशन एक दोनों के साथ चलते हैं, तो उसके कारण भी अर्थ के सरफेस में चेंज होता है। एज दिस चैप्टर डील्स विद लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज लैंडफॉर्म। तो कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है लैंडफॉर्म और इसको इवोल्यूशन के बारे में। तो लैंडफॉर्म है क्या, है ना। सबसे पहले लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। यानी कि लैंडफॉर्म क्या हुआ, तो अर्थ का डिफरेंट ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट क्या होता है, डिफरेंट शेप है। जैसे हील हो गया तो ये एक तरह का लैंडफॉर्म है, डेजर्ट एक तरह का लैंडफॉर्म है, प्लेन है एक तरह का लैंडफॉर्म है, ठीक है, कोई नदी है, वैली है, वो भी एक तरह का लैंडफॉर्म है। तो सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म टुगेदर मेक अप लैंडस्केप। और कहा जा रहा है कि डिफरेंट लैंडफॉर्म मिलकर के एक लैंडस्केप बनाते हैं, यानी कि लार्ज ट्रैक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। इस लैंडफॉर्म है जो शोन फिजिकल शेप, हर एक लैंडफॉर्म का अपना एक फिजिकल शेप होता है। मटेरियल एंड इज रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन जियोग्राफी। हर मतलब कि हर एक लैंडफॉर्म का अपना एक फिजिकल शेप होता है, अपना साइज होता है, अपना मटेरियल होता है, और यहाँ तक कि एक कुछ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस के वो रिजल्ट होते हैं ना, मतलब कि जितना भी लैंडफॉर्म है कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस का ही रिजल्ट होता है। एक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स आर स्लो। तो कहा जाए जियोमॉर्फिक प्रोसेस का जो एक्शन होता है काफ़ी स्लो होता है, इसलिए एंड हेंस द रिजल्ट टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक एक्सेप्ट। इस तरह से देखा जाए तो हम लोग को रिजल्ट, ताकि मतलब रिजल्ट पता चलने में, कहने मतलब कि लैंडफॉर्म बन रहा है कोई, ये पता चलने में काफ़ी समय लग जाते हैं। एवरी लैंडफॉर्म हैज बिगिनिंग, लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म्ड में चेंज इन देयर शेप। लैंडफॉर्म एक बार बन जाने के बाद भी शेप में चेंज आता है, लैंडफॉर्म के शेप में भी चेंज आता है, उसके साइज में, उसके नेचर में भी शेप चेंज आता है। ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लैंड मासेज। कहा जा रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होने के कारण या फिर लैंड मासेज के वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण आइदर द इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेसेज फॉर द और द प्रोसेस देमसेल्फ माइट चेंज लीडिंग टू द न्यू मॉडिफिकेशन लैंडफॉर्म। तो कहा जा रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण या फिर अर्थ के मूवमेंट के कारण, लैंडमास के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट के कारण जो इंटेंसिटी है प्रोसेस का जो इंटेंसिटी है या फिर प्रोसेस ही चेंज हो सकता है, और इस तरीके से डिफरेंट लैंडफॉर्म बनता है। एवोल्यूशन हियर इंप्लाइज स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, द स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इधर अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस के एक पार्ट का स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर पूरे लैंडफॉर्म का स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज हिस्ट्री। इससे क्या पता चलता है कि हर एक लैंडफॉर्म का अपना एक हिस्ट्री है जो डेवलप हुआ है पिछले कुछ समय में। लैंडमास पासेस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समवॉट कंपेरेबल टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कहा जा रहा है कि लैंडमास भी उसी तरीके से डिफरेंट स्टेज को पास करता है, जैसे एक लाइफ पास करता है, पहले यूथ, फिर मैच्योर, फिर ओल्ड एज में जाता है, उस तरह से कोई लैंडमास भी उसी तरीके का होता है। रनिंग वाटर की बात करें तो रनिंग वाटर इन ह्यूमिड रीजन विच रिसीव हैवी रेनफॉल, रनिंग वाटर इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट। तो ऐसे रीजन में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे रनिंग वाटर को काफ़ी इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट के रूप में माना जाता है, जिसके कारण से लैंड सरफेस पर डिग्रेडेशन होता है, उसमें कई तरह के शेप बनते हैं। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट है, वन इज ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस एज अ सीट। तो कहा जा रहा है कि नॉर्मल प्लेन एरिया में जो फ्लो होता है, ठीक है, एक कंपोनेंट वो है, और दूसरा लीनियर फ्लो जो स्ट्रीम है, और दूसरा जो है धारा के रूप में फॉर्म जो होता है, ठीक है। ये हो गया वैली में जो फॉर्म होता है, मतलब लीनियर फ्लो और जनरल, मतलब कि क्या इसको बोल सकते हैं, सीट फ्लो बोल सकते हैं, या फिर ओवरलैंड फ्लो, ठीक है, दो तरीके से। ओवरलैंड फ्लो मतलब कि एक बड़े एरिया में फ्लो होगा, है ना, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रीम नहीं रहेगा। और लीनियर फ्लो क्या होता है, पतले एरिया में, जैसे कोई नदी में या नहर में जो फ्लो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर एसोसिएटेड विद वाइग्रस एंड यूथफुल रिवर्स। कहा जा रहा है कि अधिकांशतः जो इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं जब नदी यंग होती है, यूथ होती है, वहाँ पे किए जाते हैं। विथ टाइम स्ट्रीम्स चैनल्स ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन। तो कहा जा रहा है कि जब धीरे धीरे नदी मैच्योर होते जाती है, ठीक है, तो उसका जो स्लोप भी कम होते जाता है, जिसके कारण से इरोजन कम होता है, और इसके कारण उसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जब नदी मैच्योर हो जाएगी तो क्या होगा, उसका स्लोप कम हो जाएगा, स्लोप कम होने के कारण इरोजन कम होगा और स्पीड भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड जब कम होता है, तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि जब स्पीड कम हो जाता है इरोजन, मतलब कि किसी भी स्पीड का जियोमॉर्फिक एजेंट का, किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, उसका स्पीड कम हो जाता है, फिर और इरोजन के बदले डिपोजिशन करने लगता है, ठीक है।
तो वहाँ पे फिर डिकम्पोजिशन होने लगेगा। देयर में बी डिपोजिशनल फॉर्म एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स बट दिस फेनोमेना विल बी ऑन द स्मॉल स्केल। लेकिन क्या करेंगे, जो फेनोमेना होता है, जो घटना होता है, काफ़ी छोटे स्तर पे होता है। द जेंटलर द रिवर चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। तो कहा जा रहा है कि जितना जेंटल होगा रिवर का स्लोप, ठीक है, उतना ही ज़्यादा डिपोजिशन होगा। वेन द स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन। तो कहा जाए कि कंटिन्यूड इरोजन होने के कारण जो स्ट्रीम का बेड है, स्ट्रीम का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो जाता है। डाउनवर्ड कटिंग बिकम लेस डोमिनेंट एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंक इंक्रीजेज एंड अ कंसिक्वेंस द हिल्स एंड वैली आर रिड्यूस टू प्लेन्स। तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कोई स्ट्रीम है, उसका नीचे वाला हिस्सा, मतलब उसका जो सरफेस कंप्लीटली जब इरोड हो जाता है और वो स्लोप न रह के एकदम प्लेन हो जाता है, तो क्या होता है, फिर नदी अपने साइड से काटना चालू करती है ना, मतलब साइड में जो हिल वगैरह है उसको इरोड करना चालू करे। तो इसी तरीके से जो है हिल या वैली जो है प्लेन में बदल जाता है। ओवरलैंड फ्लो काउजेज सीट इरोजन। ओवरलैंड फ्लो के कारण सीट इरोजन होता है। इरोजन दो तरह का होता है, एक होता है सीट इरोजन, एक होता है गलीज इरोजन, ठीक है, या गली इरोजन जैसे भी आप समझ सकते हैं। सीट इरोजन मतलब क्या होता है कि अर्थ का एक लेयर ही पूरा बह के चला जाता है, ठीक है, मतलब कि अर्थ के एक बड़े एरिया का, एक गांव में बाढ़ आया और पूरा एक मिट्टी का एक लेयर हर जगह से काट के लेके चला गया, तो हो गया सीट इरोजन। गली इरोजन क्या होता है कि एकदम पतला सा ऐसे मिट्टी चारों तरफ नॉर्मल है, बस इतना दूर का मिट्टी काट के चला गया, एक पतला सा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं एक पतला नाली बना हुआ था, वही नाली जब फैलते फैलते बड़ा हो जाता है तो उतने दूर का एकदम नहर टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो एक तरह का वो सीट इरोजन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द शियर फ्रिक्शन ऑफ कॉलम ऑफ फ्लोइंग वाटर, माइनर और मेजर क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड आर रिमूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड ग्रेजुअली स्मॉल एंड स्मॉल नैरो रील्स विल फॉर्म। तो कहा जा रहा है कि जब सीट इरोजन होता है, ठीक है, तो सीट इरोजन में क्या होता है कि कहीं कहीं फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके कारण से मिट्टी जो है पतला कटने लगती है। इस तरीके से मिट्टी का कटाव थोड़ा सा पतले चैनल के रूप में होने लगता है, उसको हम लोग रील्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रील्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे सीट इरोजन हो रहा है, उसी बीच में कहीं फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह से पतला मिट्टी जो है कटने लगेगी वहाँ पे। तो इस पतला जो मिट्टी कटने का चालू हुआ है उसको रील्स बोलते हैं। ये रील जो है आगे जब बढ़ेगा तो रील्स बढ़ करके गलीज बन जाएगा, मतलब कि वो पतला जो चैनल बन रहा है भविष्य में, मतलब कुछ दिन के बाद वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाएगा, इसको गलीज बोलेंगे। गली और गहरा होता जाएगा और उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो फिर वैली बन जाएगा, ठीक है। इन द अर्ली स्टेजेस डाउन कटिंग डोमिनेट्स ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटी सच एज वाटरफॉल एंड कैस्केड विल बी रिमूव्ड। इन द मिडिल एजेस स्ट्रीम्स कट देयर बेड्स। कहा जा रहा है कि मिडिल एज में स्ट्रीम जो है अपने बेड्स को कट करती है। बेड्स का मतलब कि उसका जो सबसे लोअर वाला रीजन है, लेटरल इरोजन वैली साइड बिकम्स सीवियर। तो कहा जा रहा है कि मिडिल एज में जब कोई नदी रहती है तो अपने बेड्स को कम काटती है ना, क्योंकि वो कम्प्लीटली कट चुका होता है प्राइमरी स्टेज वाले में ही, इनिशियल स्टेज में ही। और जो साइड में जो होता है वैली का लेटरल इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो उसके इसमें होता है। ग्रेजुअली द वैलीज आर रिड्यूस टू लोअर एंड लोअर स्लोप्स। तो इस तरीके से जैसे कोई बीच में नदी बह रही है तो अपने साइड से पत्थर को काट रहेगी, तो इधर जो हिल था या फिर जो वैली इस तरीके का बना हुआ था, भी शेप्ड, इधर से नदी बह रही है, तो ये क्या हो गया, मिट्टी कटते कटते पूरा प्लेन की तरह बन जाएगा, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि साइड से रिड्यूस टू लोअर एंड लोअर स्लोप। द डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स आर लाइकवाइज लोवर्ड अंटिल दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैटेंड। और ये तब तक चलते रहता है जब तक तो कंप्लीटली फ्लैट नहीं हो जाता है, ठीक है। एक लोलैंड क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनेडनॉक्स। तो मोनेडनॉक्स क्या होता है, तो इस तरीके से जो प्लेन बनता है उसको हम लोग मोनेडनॉक्स बोलते हैं। इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है पेने प्लेन, ठीक है। पेने प्लेन का मतलब ऑन ऑलमोस्ट प्लेन, यानी कि लगभग प्लेन की तरह, ठीक है। तो पेने प्लेन या मोनेडनॉक्स दोनों सेम चीज़ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नदी जब यूथ होती है, उसके बाद फिर जब नदी उस नेक्स्ट स्टेज में आती है, मैच्योर होती है, उसके बाद ओल्ड होती है, तो किस तरीके से वो डिपोजिशनल वर्क या इरोजनल वर्क करती है। द स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज विथ पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स शोइंग शैलो वी शेप्ड वैली विथ नो फ्लड प्लेन्स और वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रीम जो इस समय होते हैं काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, काफ़ी पुअर होते हैं इस समय, जो स्ट्रीम होते हैं मतलब पुअरली इंटीग्रेट होते हैं, मतलब नदी में जो पानी होता है उसका स्ट्रीम काफ़ी कम होता है, भी शेप्ड वैली से फ्लो करता है और इसका कोई फ्लड प्लेन नहीं होता अभी तक जब नदी यूथ होती है। स्ट्रीम डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विथ मार्सेज स्वैम्स एंड लेक्स। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रीम डिवाइड काफ़ी ज़्यादा होता है ना, और मार्सेज डेवलप होते हैं, स्वैम्प लेक्स वगैरह डेवलप होते हैं। मियंडरशिप प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सर्फेसेज। अपलैंड सर्फेस में मियंडर प्रेजेंट रहते हैं। मियंडर क्या होता है, तो नदी जैसे हमेशा नदी जब ऐसे मुड़ते आती है, मान लीजिए कि ऐसे नदी का रहा है, तो इतना जो एरिया है उसको मियंडर बोलते हैं, वाला जो एरिया है उसको मियंडर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नदी जब मैच्योर स्टेज में जाती है, मैच्योर, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। तो इस समय स्ट्रीम जो होते हैं काफ़ी आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। द वैली आर स्टिल वी शेप्ड बट डीप। तो कहा जा रहा है वैली अभी भी वी शेप्ड ही होता है लेकिन डीप हो जाता है, हल्का गड्ढा हो जाता है। ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड एनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन। अब कह रहा है कि अब इसका फ्लड प्लेन बन जाता है। फ्लड प्लेन यानी कि प्राइमरी स्टेज में जो इनिशियल स्टेज था
वहाँ से मिट्टी काट के लाई है तो अपने दोनों तरफ जमा करने लगती है तो फ्लड प्लेन बन जाता है। ठीक है, विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो इन मियंडर कॉन्फाइंड विद इन द वैली, यहाँ पे मियंडर में भी फ्लो करती है। द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरियाज एंड स्वैम्स मार्सेज ऑफ यू डिसअपियर एंड स्ट्रीम डिवाइड टर्न्स अप। तो कहा जा रहा है कि जो पिछले वाले में था कि स्वयं बनता है ना, स्वयं यानी दलदल भूमि बनता है, मार्सेज बनता है, अब ऐसा नहीं बनता है। यहाँ पे वाटरफॉल्स एंड रैपिड डिसअपियर। तो कहा जा रहा है यहाँ पे वाटरफॉल्स भी नहीं बनता है, मतलब कि वाटरफॉल्स कब बनता है, जब पहाड़ से डायरेक्ट नदी गिरती है। तो नदी अब मतलब कि ये तो गिर चुकी है ना, मतलब मैच्योर स्टेज यानी कि अपने प्लेन वाले एरिया इलाके में है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड स्मॉलर ट्रिब्यूटरी ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स। तो कहा जा रहा है कि ओल्ड एज में कुछ काफ़ी कम ट्रिब्यूटरी, छोटे मोटे ट्रिब्यूटरी आते हैं। स्ट्रीम्स मेंडर फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन। तो बड़े एरिया में नदी जो है फ्लो करती है। ठीक है, इसमें इसका नेचुरल लीव बनता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, नेचुरल लीव्स क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है। ठीक है, डिवाइड्स है ब्रॉड एंड फ्लैट विथ लेक्स। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे फिर से स्वैम्प मार्सेज वगैरह बनते हैं, डेल्टा भी बन जाता है कभी कभी, है ना। तो इस तरीके से कोई भी रिवर का रनिंग वाटर का यहाँ पे दिखाया गया 3 स्टेज। आगे बढ़ते इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या आता है, मतलब इरोजन के कारण कौन सा लैंडफॉर्म डेवलप होता है। तो जो भी वैली है सबसे पहले एक रील्स के रूप में स्टार्ट हुआ था। तो वैली स्टार्ट एज अ स्मॉल एंड नैरो रील्स, द रील्स विथ ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। ये रील्स जो आगे चल के गलीज बन जाते हैं। द गलीज विल फर्दर डीपन, गली आगे चल के फिर वैली बन जाता है। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस एंड शेप मैनी ऑफ द वैलीज लाइक वी शेप्ड वैली, जॉर्ज, कैनियन, इटीसी कैन बी रिकॉग्नाइज। तो वैली भी कई तरह का होता है, जैसे वी शेप्ड वैली हो गया, जॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया। जॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट स्लाइड। तो जॉर्ज कैसा होता है, तो काफ़ी गहरा वैली होता है वो, और दोनों इसका मेन पहचान क्या है जॉर्ज का, कि दोनों तरफ जो इसका पत्थर होता है, मतलब कि जो पहाड़ होता है दोनों तरफ इस वैली के, एकदम सीधा होता है। जैसे नॉर्मली ऐसे देखेंगे ना, ऐसे ऐसा नहीं होता है, ये सीधा होता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि डीप वैली विथ स्टीप और स्ट्रेट स्लाइड एंड कैनियन इज कैरेक्टराइज बाय स्टीप स्लाइड। लेकिन कैनियन में क्या होता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन स्टीप स्लाइड होता है। ठीक है, स्टीप यानी कि हल्का ऐसे ऐसे स्टेप वाइज स्लाइड होता है, कंप्लीटली एकदम ऐसा नहीं होता है। मतलब कि ये जो है वी शेप्ड वैली और इसके बीच का, जॉर्ज के बीच का हो गया कैनियन। ठीक है, जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन वाइड तो बॉटम एज वेल एज बॉटम, टॉप एट बॉटम। तक कहा जा रहा है कि जॉर्ज जो है टॉप में जितना चौड़ा होता है उतना ही बॉटम में भी होता है। ठीक है, जबकि देखा जाए तो कैनियन जो है टॉप पे वाइडर होता है अपने बॉटम के मुकाबले, इज वाइडर एट इट्स टॉप देन इट्स बॉटम। तो कैनियन जैसे ऐसे होगा तो ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा चौड़ा होगा ना नीचे के मुकाबले। तो यहाँ बताया जा रहा है इनफैक्ट कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ जॉर्ज। वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैली। किस तरह का होगा डिपेंड किस बात पे करता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, किस रॉक से वो बने हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक। तो कहा जा रहा है कैनियन अधिकांशतः सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ठीक है, जॉर्ज हमेशा हार्ड रॉक में पाया जाता है। आगे पढ़ते पॉटहोल एंड प्लंक्टूल्स क्या होता है, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। पॉटहोल्स तो नाम से पता चल रहा है कहीं एक पत्थर में छेद हो गया है ना, तो वही पॉटहोल्स है। तो ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पॉटहोल्स। तो कहा जा रहा है कि कोई रॉकी बेड है किसी हिल पे, मतलब कि पत्थर हिल है, मतलब पहाड़ है। ठीक है, रॉकी बेड्स का मतलब यहाँ पे बार बार हम यूज हो रहा है, एक ही बार बता देते हैं। बेड्स का मतलब होता है रिवर बेड का, मतलब कि रिवर का जो सरफेस होगा ना उसको बेड बोलते हैं। तो बेड को यहाँ पे सरफेस मान के चलिएगा। तो ओवर द रॉकी सरफेस ऑफ हिल स्ट्रीम्स, मतलब कोई स्ट्रीम जो है हिल पे ही अभी है, अभी ज़मीन पे नहीं आई है, तो उसका बेड किस चीज़ का बना होगा, पत्थर का ही बना होगा, है ना। उसका सरफेस तो पत्थर का ही होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कहीं कहीं पत्थर में एक गोल इस तरह का छेद बन जाता है, उसको हम लोग पॉटहोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पॉटहोल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द एब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। तो जैसे कहीं भी रॉक में हल्का सा भी थोड़ा सा क्रैक मिलता है नदी को, तो वहाँ पे गोल हल्का सा होल बना देता है, उसी को हम लोग पॉटहोल बोलते हैं यहाँ पे। वंस अ स्मॉल सैलो डिप्रेशन फॉर्म, एक बार यदि छोटा सा कोई डिप्रेशन बन जाता है, वहाँ पे छोटा सा भी गड्ढा बन जाता है, पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इनटू इट। तो उसमें छोटे छोटे पत्थर पिरा करके जमा होने लगते हैं, और नदी के धार के कारण क्या होता है पत्थर घूमने लगते हैं उसमें। ठीक है, उसमें घूमने लगते हैं, इस कारण से पत्थर मतलब कि वो जो छेद होता है बड़ा होते जाता है। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जॉर्ज का यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है ना, हम कोशिश करते हैं पूरा दिखाने का। हाँ, ये जो है यहाँ पे देखिए एकदम सीधा है ना, ये जॉर्ज है, ये क्या है जॉर्ज है, एकदम ये जो साइड है इसका एकदम सीधा है, कावेरी नदी का बना हुआ है, वैली ऑफ कावेरी रिवर नियर होगेनाकल धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है। एक जॉर्ज यहाँ पे दिखाया गया है ना। वही कैनियन देख सकते हैं, तो इस तरीके का होता है, नदी यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये 2 चैनल यहाँ पे बना हुआ है ना। तो कैनियन इस तरीके का होता है। ठीक है, आगे यदि बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है बड़ा पॉटहोल बन जाता है। ठीक है,
तो उसको हम लोग प्लंग टूल बोलते हैं। सर्च लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल को प्लंग टूल। प्लंग टूल अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है, तो वाटरफॉल जहाँ पे नीचे गिरता है ना, जैसे पहाड़ पर से नदी डायरेक्ट यहाँ गिर रहा है, तो जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे छेद हो जाता है बहुत बड़ा, तो उसको प्लंग टूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब क्या है, दोनों जो यहाँ पे पॉट होल्स और प्लंग टूल क्या है, तो पत्थर में छेद हो जाता है नदी के कारण, वही है दोनों है। ठीक है, बड़ा होता है तो उसको प्लंग टूल बोलते हैं, छोटा होता है तो पॉट होल बोलते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड और इंट्रेंचेज मियंडर। मियंडर एक्चुअली क्या होता है, जैसे नदी बह रही है सीधा, है ना, और कहीं एक जगह टर्न कर गई ऐसे, है ना, ऐसे टर्न कर गई, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, टर्निंग वाला जो पोर्शन है, उसको हम लोग मियंडर बोलते हैं। तीन स्ट्रीम डेट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट, नॉर्मली इरोजन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल। तो कहा जा रहा है कि ऐसे स्ट्रीम जो काफ़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्टीप ग्रेडियंट यानी कि तिरछा ग्रेडियंट पे, तो वहाँ पे जो इरोजन होता है बॉटम में होता है। ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम लेटरल इरोजन ऑन द साइड्स ऑफ वैली इज नॉट मच व्हेन कंपेयर टू द स्ट्रीम फ्लोइंग द लो एंड जेंटल स्लोप। तो कहा जा रहा है कि यदि जो स्लोप होता है जेंटल होता है, मतलब कम स्लोप होता है, तो लेटरल इरोजन होता है, मतलब साइड में इरोजन करता है, और जब तेज़ी से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तिरछा ढाल होता है तो अपने सरफेस पे इरोजन करता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे इस बात को, यहाँ पे रिपीट किया गया। बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप डेवलप साइनस और मियंडरिंग कोर्सेज। तो कहा जा रहा है कि जब ज़्यादा लेटरल इरोजन कहीं कहीं हो जाए तो वहाँ पे मियंडर बन जाता है, इस तरीके का बन जाता है, नदी ऐसे फ्लो करी अचानक से ऐसे मुड़ जाती है ना, तो इसको मियंडर बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉमन टू फाइंड मियंडरिंग कोर्स ओवर फ्लड प्लेन। तो ऐसा मियंडर अधिकांशतः कहाँ बनता है, फ्लड प्लेन में बनता है। फ्लड प्लेन यानी कि प्लेन वाले इलाके में बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप काफ़ी कम होता है। जब स्लोप कम होता है तो क्या होता है, साइड में इरोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मियंडर ज़्यादा बनता है। एंड डेल्टा प्लेन्स वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल बट वेरी डीप एंड वाइड मियंडर कैन बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। कहा जा रहा है लेकिन मियंडर कभी कभी पत्थर में भी पाए जाते हैं, जो हार्ड रॉक होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गहरे हुए मियंडर होते हैं। ऐसे मियंडर को इंसाइज्ड या इंट्रेज्ड मियंडर बोलते हैं। ऐसे मियंडर को इंट्रेज्ड मियंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मियंडर जो पत्थर को काट करके बनाए जाते हैं नदी के द्वारा, उसको इंट्रेज्ड मियंडर बोलते हैं। अब यदि रिवर टेरेस की बात किया जाए, यहाँ पे रिवर टेरेस के बारे में है, तो रिवर टेरेसेज आर द सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लड और फ्लड प्लेन लेवल। तो कहा जाए रिवर टेरेस क्या है, सरफेस मार्किंग है किसी वैली में जहाँ पे पहले फ्लोर हुआ करता था किसी रिवर का। ठीक है, मतलब वहाँ से अभी रिवर फ्लो करती भी है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, बस वहाँ पे रिवर का मार्क है कि यहाँ से कोई नदी बहती थी, है ना, तो उसको हम लोग रिवर टेरेस बोलते हैं। देर में भी बेडरॉक सरफेस विदाउट एनी एलुवियल कलर और एलुवियम टेरेसेस कंसिस्ट ऑफ स्टिंग डिपॉजिट। तो इस पर क्या हो सकता है, या तो बेडरॉक हो सकता है, मतलब कि पत्थर ही हो सकता है सिर्फ, या फिर एलुवियम कवर भी हो सकता है, मतलब कि मिट्टी वाला इलाका भी हो सकता है। रिवर टेरेसेज आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इरोजन एज द रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम ऑन इट्स ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन। तो कहा जाए कि रिवर टेरेस मेनली इरोजन के कारण बनते हैं। ठीक है, देयर में कैन बी अ नंबर ऑफ सच टेरेसेज डिफरेंट हाइट। यदि हाइट मतलब कि डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट इस तरह के टेरेसेज पाए जाते हैं, खास करके पहाड़ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले से वहाँ से कोई नदी बहती थी, अब वहाँ पे नदी नहीं बहती, तो नदी का जो सूखा हुआ एरिया होगा वो तो रहेगा ही। ठीक है, द रिवर टेरेसेज में अकर द सेम एलिवेशन ऑन द आइदर साइड ऑफ द रिवर इन विच दे आर कॉल्ड पेयर टेरेसेज। तो कहा जा रहा है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पिक्चर जो था, ठीक है, मान लीजिए इमेजिन कि दोनों नदी इन फ्यूचर में सूख जाएगी, ये नदी यहाँ से बहना बंद कर देगी। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों ये सब रिवर टेरेस के नाम से जाना जाने लगेगा। तो ये दोनों साइड में यदि है तो इसको पेयर टेरेस बोलेंगे, ठीक है ना, पेयर में है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में, तो इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में लोग पढ़ लिए, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। अरे ग्राउंड वाटर कहते हैं, सॉरी ये रनिंग वाटर के कारण था। ठीक है, एक किसका इरोजनल और डिपोजिशनल लोग पढ़े, रनिंग वाटर का। उसी तरह से हम लोग विंड का पढ़ेंगे, दोनों इरोजनल और डिपोजिशनल। ग्राउंड वाटर का पढ़ेंगे इरोजनल और डिपोजिशनल, है ना। हम लोग रनिंग वाटर का इरोजनल पढ़े, अब रनिंग वाटर का डिपोजिशनल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका डिपोजिशनल फीचर है वो है एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन एक काफ़ी उपजाऊ होता है। एलुवियल फैंस यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एलुवियल फैंस मतलब एरिया, यहाँ पे फैंस का मतलब एरिया है। वेयर स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर हायर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय स्ट्रीम्स। कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, मैंने नॉर्मली देखा जाए तो स्ट्रीम्स के द्वारा, धारा के द्वारा, जब माउंटेन स्लोप से धारा आता है तो उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लोड यहाँ पे रहता है उसके साथ। दिस लोड बिकम टू हैवी फॉर द स्ट्रीम टू कैरिड ओवर द जेट। तो वहाँ पे मिट्टी क्यों नहीं जमा हो पाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लोप होता है, तो वहाँ पे पानी को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता उतना लोड को लाने में। लेकिन जहाँ पे स्लोप कम हो जाता है प्लेन वाले इलाके में, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी दोनों तरफ मतलब पानी को कैरी करना थोड़ा भारी हो जाता है, तो क्या करता है, दोनों तरफ अपना मिट्टी कुछ जमा करने लगता है। ठीक है, जो भी उसके साथ मटेरियल था, तो इसी के कारण एलुवियन फैन का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली द स्ट्रीम which flow over fans are not confined to their original channels for long and shift their position across the fan forming many channels called distributaries। तो कहा जा रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, कोई स्ट्रीम जो होता है
अपना धारा हमेशा बदलते रहता है, अपना जो डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है, जिसके कारण से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरी बनता है। जैसे ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या अंतर है, जैसे एक बड़ी नदी है उसमें आके बहुत सारा छोटा नदी मिल जा रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको इसको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, ठीक है, इसको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। और एक ही नदी जब दो पार्ट में बट जा रही है, 2-3 पार्ट में ऐसे बट जा रही है, तो इस सारे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। तो नदी जब मान लीजिए कि नदी ऐसे बह रही थी, फिर नदी यहाँ तक ठीक रही, यहाँ से इधर बहने लगी, इन फ्यूचर मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे बहने लगी या फिर यहीं से ऐसे बहने लगी, तो ये सब जो होगा ये सब इसका डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगा, ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा लाइक एलुवियल फैन, डेल्टा भी एक तरह के एलुवियल फैन की तरह होता है, लेकिन ये समुद्र किनारे डेवलप होता है। ये कहाँ डेवलप होता है, ये सब जो है मतलब कि बीच वाले इलाके में डेवलप होता है, ठीक है। तो समुद्र किनारे डेल्टा मेनली डेवलप होता है। द लोड कैरिड बाय द रिवर इज डम्प्ड, तो कहा जाए रिवर के द्वारा जो लोड कैरी होता है वो यदि समुद्र में नहीं जा पाता है, रिवर जो लोड कैरी करते हुए ला रहा है यदि समुद्र में नहीं ले जा पाता है तो उसको अपने मतलब कि माउथ पे ही डंप कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कृष्णा डेल्टा का है, कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में, सेटेलाइट भी उसका है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये भी इसका डिस्ट्रीब्यूटरी है, सब इसका डिस्ट्रीब्यूटरी है। यदि कोई यहाँ से भविष्य में निकल जाए, कोई भारी बात नहीं है मतलब, तो इसको हम लोग, ये भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटरी बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स अ स्लो कोन अनलाइक इन एलुवियल फैंस द डिपॉजिट मेकिंग अ डेल्टा वेरी वेल सॉर्टेड विथ क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। द कोरेस्ट मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट एंड द फाइनेस्ट फ्रैक्शन लाइक सिल्ट एंड स्क्लेयर कैरिड इनटू द सी। तो कहा जा रहा है जो कोर्स मटेरियल है, मतलब कि जो ज़्यादा भारी मटेरियल है, ज़्यादा बड़ा जिसका पार्टिकल है, ऐसा बोल सकते हैं, उससे मतलब कि यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, जो हल्का होता है समुद्र में भी चला जाता है। एज द डेल्टा ग्रोज द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी कैन नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन लेंथ। तो जैसे जैसे डेल्टा बढ़ते जाता है, रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी का लेंथ भी बढ़ते जाता है, ठीक है, और इस तरीके से डेल्टा बनते रहता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लिफ्स एंड पॉइंट बार्स के बारे में। तो हम लोग लिफ्ट मतलब कि ऊपर एक छोड़े थे, यहाँ पे बोले थे कि नेचुरल लिफ्स आगे मिलेगा, तो नेचुरल लिफ्स मिलने वाला है। डिपोजिशनल डेवलप ऑफ फ्लड प्लेन जस्ट एन इरोजनल मेक्स वैलीज। तो कहा जा रहा है डिपोजिशन उसी तरह से फ्लड प्लेन बनाता है जिस तरीके से इरोजन के कारण वैली बनता है। फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। तो फ्लड प्लेन एक मेजर लैंडफॉर्म में रिवर डिपोजिशन के कारण लार्ज साइज मटेरियल्स आर डिपोजिट फर्स्ट व्हेन स्ट्रीम चैनल ब्रेक इनटू जेंटल स्लोप। तो हम लोग इसमें वही सारा मटेरियल दिया जब हम लोग पढ़े। यहाँ पे मैंने कि रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपोजिट इज एक्टिव प्लेन। तो यहाँ पे दो तरह का प्लेन आता है, एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन। तो इनएक्टिव और एक्टिव फ्लड प्लेन में क्या आता है यहाँ पे, तो जैसे नदी के जस्ट किनारे पे जो प्लेन है ना, मतलब कि नदी बह रही है उसके जस्ट किनारे पे, मतलब कि यहाँ पे जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन, ठीक है, उसके जस्ट साइड में। और उसके बाद कुछ दूर के बाद जो प्लेन बना हुआ है उसको बोलते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपोजिट इज एक्टिव फ्लड प्लेन, द फ्लड प्लेन एबव द बैंक, मतलब बैंक के आगे जो है उसको इनएक्टिव फ्लड प्लेन बोलते हैं। इनएक्टिव फ्लड प्लेन एबव द बैंक स्पेशली कंटेन टू टाइप ऑफ डिपोजिट। इनएक्टिव फ्लड प्लेन में दो तरह के डिपोजिट होते हैं, फ्लड डिपोजिट एंड चैनल डिपोजिट, ठीक है। इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लेटरली एंड चेंजेस देयर कोर्स ओकेजनली लीविंग कट ऑफ सोर्सेज विट गेट ऑफ ग्रेजुअली। तो यहाँ पे एक टर्म नया पे आता है ऑक्सबो लेक। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तीनों को समझ लीजिए क्या क्या है। तो फ्लड प्लेन में क्या हो गया कि नदी मान लीजिए कि ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे, तो पूरा एरिया उसका फ्लड प्लेन कहलाएगा, ठीक है, पूरा एरिया जो उसके आसपास का है उसका फ्लड प्लेन कहलाएगा। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ये मिएंडर कहलाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ये मिएंडर कहलाएगा। उसके अलावा पॉइंट बार्स कहाँ पे है, तो ये जो सब जो शेप है यहाँ पे, जैसे नदी अभी तो इतना बह रही है उसका मेन यहीं पे है, लेकिन नदी जैसे जहाँ पे बहती है उसके चारों तरफ के एरिया भी अपने कवर किए हुए रहती है। जैसे ये सब तो मिट्टी है, कम्प्लीटली मिट्टी, नदी का एरिया इसमें पर्टिकुलरली देखते हैं आप, मार्क करते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि नदी इतना बड़ा है, ये नदी है, ठीक है, ऐसे ये सब जो नदी का हिस्सा है, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज करते हैं, ओके। यहाँ से जैसे है ना ये वाला, ये सब नदी का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ये नदी है जो ग्रीन कलर में मार्क किए हैं, लेकिन अभी पानी इतना ही दूर है जो ब्लैक कलर में मार्क किए हैं, ठीक है। इन फ्यूचर मतलब कि जब बारिश ज़्यादा होता है या फिर इसका जब लेवल बढ़ता है पानी का, ठीक है, तो चारों तरफ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पानी भर जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये सब जो एरिया उसका फ्लड प्लेन कहलाता है। पॉइंट बार्स क्या होता है, तो जैसे जहाँ पे पानी नॉर्मली रहता है, पानी अपना डायरेक्शन चेंज भी करते रहता है कभी कभी। जैसे यहाँ पे है तो क्योंकि अपना एरिया तो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसका इतना एरिया ऐसे,
ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो शेप बनता है इसको हम लोग पॉइंट बार्स बोलते हैं। यहाँ पे एक तरह का है या फिर यहाँ है, ठीक है। नेचुरल लीफ क्या होता है, तो यहाँ पे जो शेप बन रहा है उसको नेचुरल लीफ बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लोप होता है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड स्पेशली फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन के साथ और क्या क्या पाया जाता है, तो नेचुरल लीव और पॉइंट बार पाया जाता है। नेचुरल लीव्स आर फाइंड अलोंग द बैंक ऑफ लार्ज रिवर। नेचुरल लीव बड़े रिवर के बैंक के पास पाए जाते हैं। दे आर लो लीनियर एंड पैरेलल रीजेज ऑफ कोर्स डिपॉजिट। ये क्या है, तो कोर्स डिपॉजिट होता है, मतलब इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं नदी के द्वारा लाए गए वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मिट्टी का ढेर जैसा बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लीव। पॉइंट बार्स आर नोन एज मिएंडर बार्स। पॉइंट बार को मिएंडर बार भी बोलते हैं, ठीक है। मिएंडर बार क्या है, तो जहाँ पे ऐसे टर्न कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे जो टर्न कर रहा है यहाँ पे भी टर्न कर रहा है, तो इसका डिपॉजिट यहाँ पे है। जहाँ पे मिट्टी नदी टर्न कर रहा है तो अपना वहाँ पे डिपॉजिट जो जमा करता है इसको हम लोग पॉइंट बार्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो बन रहा है इसको मिएंडर बोलते हैं, ठीक है। मिएंडर के बाद ऑक्सबो लेक बनता है, हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इसी पिक्चर में देखते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे मिएंडर बना तो यहाँ पे जो मिट्टी जमा होगा उसको पॉइंट बार बोलेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट बार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि इन फ्यूचर क्या होता है कि जैसे यहाँ से पानी आ रही है धारा से, तो धारा यहाँ पे जब आता है मुड़ता है तो यहाँ पे धारा और ज़्यादा तेज हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ क्या होता है, पानी बार बार यहाँ टकराता है। पानी जब बार बार यहाँ टकराता है तो ये और बढ़ते जाता है। तो मिएंडर बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि अपने ये मिएंडर जो है एक दिन क्या होता है कि नदी जो है अपने ओरिजिनल वाले रास्ते पे वापस चली आती है। यहाँ से जैसे पानी यदि आ रहा है, यहाँ से टकराता है तो ये वाला स्लोप बढ़ता जाता है और मिट्टी इस कोने पे जमा होते जाती है। उसी तरीके से मिट्टी यहाँ भी इसी तरह से ये टकराएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इरोजन होगा और यहाँ पे डिपोजिशन होगा, है ना। यहाँ पे पानी इधर से जब आएगा तो सीधा इससे टकराएगा इस वाले कॉर्नर से, तो इस कॉर्नर से जब टकराएगा तो यहाँ पे पानी जो है, मिट्टी जो है कट जाएगा यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे उसका मिट्टी जमा होगा। इसका मिट्टी यहाँ जमा नहीं होगा, नदी के द्वारा जो मिट्टी लाया जा रहा है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। फिर नदी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यहाँ पे टर्निंग आया तो यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा और यहाँ पे जो मिट्टी कट गया था वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। इस तरीके से एक दिन ये दोनों जुड़ जाएगा और कम्प्लीटली वाला एरिया कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। एक दिन कम्प्लीटली वाला एरिया कट ऑफ हो जाएगा, नदी वापस ऐसे बहने लगेगी, ठीक है। यहाँ सीधा ये दोनों वापस जुड़ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि नदी पहले ऐसे बहती थी, यहाँ से आती थी ऐसे बहती थी, ठीक है। नदी का ये डायरेक्शन था। एक दिन क्या हुआ कि नदी यहीं से ऐसे मुड़ गई, ये वाला एरिया कट ऑफ हो गया कम्प्लीटली। ये एरिया जो है क्या हो गया, कट ऑफ हो गया कम्प्लीटली। तो इस एरिया को बोलते हैं लोग ऑक्सबो लेक। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑक्सबो लेक, यहाँ भी ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो पहले मिएंडर बनता है, मिएंडर जब अपने ओरिजिनल रास्ते से कट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो यहाँ पे भी नदी का देख सकते हैं सैटेलाइट सीन, मिएंडरिंग बूढ़ी गंडक रिवर निगम मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहाँ पे बूढ़ी गंडक रिवर का मिएंडर दिखाया जा रहा है। तो जैसे ये नदी है ऐसे अपना फ्लो कर रही है, तो ये मिएंडर उसका है, ये उसका मिएंडर है। और क्या होगा उसी तरीके से जैसा हम बताएं, यहाँ भी एक उसका मिएंडर है। तो नदी क्या करेगी, यहाँ पे इरोजन करेगी, यहाँ पे डिपोजिशन करेगी, और इस तरीके से क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में भी, ये सब उसका ऑक्सबो लेक बन चुका है। ये सब उसका ऑक्सबो लेक बन चुका है। तो हालांकि तो नदी के जस्ट पास में ही है ना, तो उतना पता नहीं चलेगा कि ऑक्सबो लेक है। यदि नदी इन फ्यूचर कभी दूर हो जाती है तो यहाँ पे एक लेक बन जाएगा, ठीक है, जो परमानेंटली लेक की तरह रहेगा। तो उसमें बरसात में पानी जमा हो जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सबो लेक कहलाएगा। तो जितना भी आपको जम्मू कश्मीर में जितना भी लेक मिलता है ना, डल झील भी एक तरह का लेक है। डल झील किसका ऑक्सबो लेक है, हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। डल झील भी एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है। आपका ये होमवर्क है कि आप गूगल से सर्च कीजिए कि डल झील जो है, डल लेक जो है किस रिवर का ऑक्सबो लेक है, ठीक है। वो भी पहले ऑक्सबो लेक, मतलब वो भी पहले किसी नदी का हिस्सा था, फिर उसी तरह से मिएंडर बना और अब कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिएंडर जो है लैंडफॉर्म नहीं है। मिएंडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म बट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। मिएंडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है बल्कि एक चैनल पैटर्न का टाइप है, नदी के फ्लो का एक टाइप है, ठीक है। हम दिस इज बिकॉज ऑफ, इसका रीजन क्या है, तो प्रोपोर्शनिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग जेंटल ग्रेडियंट। तो मतलब कि कितना स्लोप से पानी जा रहा है उससे डिपेंड करता है, मतलब बैंक पे क्या क्या हो रहा है उसके। अनकॉन्सोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, तो एलुवियल डिपॉजिट के कारण मिएंडर बनता है अपने बैंक पे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के कारण, मतलब कि कोरियोलिस फोर्स के कारण, जो कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इन डिफ्लेक्ट द विंड। तो जिस तरह से कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड डिफ्लेक्ट होता है उसी तरह से फ्लूइड भी डिफ्लेक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, और उसके कारण भी मिएंडर का फॉर्मेशन होता है। तो मिएंडर क्या होता है और ऑक्सबो लेक क्या होता है, हम अभी यहाँ पे काफ़ी डिस्कस किए। सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया, ऑक्सबो लेक के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग ग्राउंड वाटर से कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको 2 पार्ट में करना पड़ा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है।
धन्यवाद।